वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज जो हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी उस पॉलिटी की सीरीज़ का ये 5वां दिन है। इससे पहले पॉलिटी की सीरीज़ के 4 लेक्चर हो चुके हैं। उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने पहले वो 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, अगर वो 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर्स आपको बहुत कम समझ में आएगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट ये है कि पहले उन लेक्चर्स को देख लें, उसके बाद अगर इसको देखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1857 में जब पहला विद्रोह हुआ, भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किया 1857 ईस्वी में, तो अंग्रेज इस बात को भली भांति समझ चुके थे कि यदि हमको अगर भारत में अपनी सत्ता को बरकरार रखना है तो हमको पहली बात 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम तो ये है कि कंपनी को यहाँ से भेजो वापस, और दूसरा काम ये है कि कैसे भी करके भारतीयों को भी खुश किया जाए, क्योंकि भारतीयों को अगर हम नाखुश करते रहेंगे लगातार तो जिस तरह से 1857 में विद्रोह किया जनता ने, उसी प्रकार से एक बार और विद्रोह कर देगी और हमको भारत से हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर इसीलिए उन्होंने सन 1858 ईस्वी में जो भारत शासन अधिनियम लेकर आए हैं, उसके तहत अपनी स्थिति को मजबूत किया है। अपनी स्थिति को मजबूत कैसे किया है? कंपनी को वापस भेजा है, कंपनी की जगह पर अपना पूरा स्थापत्य जमाया है। पहला काम ये किया। दूसरा काम उन्होंने क्या किया? भारतीयों को भी शासन में, प्रशासन में शामिल करो। अगर भारतीयों को हम प्रशासन से अछूता रखेंगे, भारतीयों को हम प्रशासन में नहीं लाएंगे, तो कहीं ना कहीं भारतीयों को ऐसा लगेगा कि अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और उनकी जो रणनीति है या उनकी जो प्रशासनिक नियम हैं, उनके जो प्रशासनिक नियम हैं उनको हमारे ऊपर मतलब थोपा जाता है। तो इसके खिलाफ एक बार फिर से 1857 के विद्रोह की तरह जनता विद्रोह कर देगी और हमें यहाँ से जाना पड़ सकता है। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब ऐसा करते हैं कि भारत के जो बड़े बड़े लोग हैं, भारत में जो और दूसरे राजा हैं, अगर उनको भी हम अपनी सत्ता में शामिल कर लेंगे तो उनके अधीन जितनी भी जनता आ रही है वो जनता हमारे खिलाफ कभी विद्रोह नहीं करेगी। तो यही रणनीति अब उन्होंने, अंग्रेज़ों ने अपनाई कि कैसे भी करके भारतीयों को भी शासन में शामिल करो और जिससे भारतीयों के विद्रोह से बचा जाए। इसीलिए इस तरह से पहला कदम किया जाए 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको हम समझ लेते हैं। पहला बिंदु, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों को प्रशासन में शामिल करना प्रारंभ किया। 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को ये पता चली गया था कि अब भारतीयों को शामिल करना पड़ेगा प्रशासन में। तो पहली बार भारतीयों को प्रशासन में शामिल करना प्रारंभ किया। कब से? 1861 के भारत शासन अधिनियम से। तो अगर यहाँ से ऐसा प्रश्न बने कि बताइए कि अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रशासन में सबसे पहली बार कब शामिल करना प्रारंभ किया था? तो वही किया था 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में। अब इस तरह शासन में भारतीयों को शामिल करने के पक्ष में 1861, 1892 और 1909 ईस्वी में 3 अधिनियम आए। इस तरह से जैसे 1861 का ये आया है, वैसे ही 2 और आए थे 1892 में और 1909 में। तो इस तरह से 3 अधिनियम आए, भारत शासन अधिनियम। तो इन तीन अधिनियमों की सहायता से भारतीयों को प्रशासन में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब हम क्रम से इन्हीं को पढ़ेंगे। तो पहला तो यही है भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो इसका अगला पॉइंट है कि लॉर्ड कैनिंग ने 1859 ईस्वी में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो का मतलब है इसको बोलते हैं हिंदी में विभाग प्रणाली। इस पोर्टफोलियो को बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है विभाग प्रणाली। इस पोर्टफोलियो को विभाग प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग ने किया क्या?
कि पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की 1859 ईस्वी में। मतलब उन्होंने विभाग बनाना प्रारंभ किए कि अलग अलग चीज़ का अलग अलग विभाग बना देते हैं और उनमें मंत्री या नेता नियुक्त कर देते हैं, तो वो अपना कार्यभार देखेंगे। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली या इसको विभाग प्रणाली बोलते हैं। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि बताइए कि वह कौन सा अधिनियम है जिसके तहत पहली बार विभाग प्रणाली प्रारंभ की गई थी, तो वो 1861 का भारत शासन अधिनियम ही है। ठीक है। इसके बाद जब ये विभाग प्रणाली स्टार्ट की गई, उसके बाद कुछ राज्यों में विधान परिषद बनाई गई। जैसे कि 1862 ईस्वी में बंगाल की विधान परिषद बनाई गई। अब तुम ये कहोगे कि बंगाल की तो ऑलरेडी थी विधान परिषद, ये भारत विधान परिषद ये बंगाल की नहीं थी, ये तो पूरे भारत की थी, क्योंकि भारत का वायसराय है तो पूरे भारत की विधान परिषद इसको बनाई गई। लेकिन बंगाल यहाँ पर राज पड़ता है, यहाँ पर बंगाल, तो बंगाल की विधान परिषद बनाई गई। और 1866 ईस्वी में उत्तर पश्चिम सीमा, ये जो उत्तर पश्चिम सीमा के जो राज्य है, ये उत्तर पश्चिम सीमा, यहाँ की ये विधान परिषद बनाई गई। उसके बाद 1897 ईस्वी में पंजाब की विधान परिषद, ये जो पंजाब है यहाँ पर पंजाब, तो इस पंजाब की विधान परिषद बनाई गई। जब पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की तो इसके अंतर्गत फिर विधान परिषदें बनाई गई अलग अलग राज्यों में। तो पहले बनाई बंगाल में, फिर उत्तर पश्चिम सीमा, देखो उत्तर और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम सीमा ये हो गई, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत ये हो गई। उसके बाद पंजाब, इन तीनों राज्यों में विधान परिषदें बनाई। 1862 में बंगाल की विधान परिषद बनी, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की बंगाल विधान परिषद बनी। उसके बाद 1897 में पंजाब की विधान परिषद बनी। इस तरह से 3 विधान परिषदें बनी हैं। यहाँ से ही प्रश्न बन सकता है कि बताइए कि पंजाब की विधान परिषद कब बनी, तो बता देना भाई 1897 ईस्वी में बनी। इस तरह से 3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। आगे, लॉर्ड कैनिंग ने 1861 ईस्वी में गवर्नर जनरल की कानून बनाने वाली परिषद में पहली बार 3 भारतीयों को मनोनीत किया। मतलब गवर्नर जनरल के पास ये ताकत थी कि वो अब भारतीयों को मनोनीत कर सकता है, सरकारी तौर पर तो नहीं लेकिन प्राइवेट तौर पर वो कानून बनाने वाली संस्था या विधान परिषद में डायरेक्ट मनोनीत कर सकता है। ऐसी मतलब शक्ति थी भारत के वायसराय के पास। इसीलिए जो लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय था, तो उसने 1861 ईस्वी में भारत के 3 व्यक्तियों को अपनी कानून बनाने वाली परिषद में सीधा नियुक्त कर दिया। ठीक है, सीधा मनोनीत कर दिया। वो 3 व्यक्ति कौन थे? पटियाला के राजा, ये जो पटियाला के राजा कहाँ के हैं? ये पंजाब के, ये पंजाब के ही हैं पटियाला के राजा। पटियाला पंजाब में पड़ता है और वहीं के ये राजा हैं पटियाला के राजा। तो इनको अपनी विधान परिषद में शामिल किया। ठीक है, और इनकी विधान परिषद भी बनाई थी। और बनारस के राजा, बनारस उत्तर प्रदेश में यहाँ पर भी पड़ता है, उत्तर प्रदेश में बनारस के राजा, ठीक है, बनारस के राजा को भी अपनी विधान परिषद में शामिल किया। उसके बाद सर दिनकर राव को भी अपनी विधान परिषद, कौन सी वाली विधान परिषद? कानून बनाने वाली विधान परिषद। कानून बनाने वाली विधान परिषद में सबसे पहली बार इन 3 भारतीयों को शामिल किया। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि बताइए वे कौन से 3 भारतीय हैं जिनको पहली बार लॉर्ड कैनिंग ने अपनी कानून बनाने वाली परिषद में शामिल किया था? तो वो 3 थे, ये पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा, सर दिनकर राव। ठीक है, अब आगे बनारस को वायसराय को आपातकाल के बिना ही अपनी परिषद की सलाह से अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। मतलब वायसराय को इस अधिनियम के तहत एक शक्ति और दी गई कि जब आपातकाल नहीं चल रहा, जब आपातकाल नहीं भी है, फिर भी अगर वायसराय चाहे तो अपनी परिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अध्यादेश वैसे अगर हम वर्तमान में देखें अपनी भारत सरकार में, तो अध्यादेश तभी जारी होता है जब कोई आपातकाल लगा होता है। ठीक है, आपातकाल के बिना अगर अध्यादेश लगाएंगे तो वो गलत लगता है और सरकार गिरने का खतरा रहता है। ऐसा पहली बार किया था कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने अपने समय में क्या किया था कि अध्यादेश, आपातकाल नहीं था उसके दौरान भी अध्यादेश जारी कर दिया, तो सरकार भाई उनके खिलाफ आ गई और उनकी सत्ता को गिरना पड़ा।
तो ऐसा ही सेम क्या, लेकिन इसको जस्ट उल्टी मतलब शक्ति प्रदान कर दी क्या कि आपातकालीन नहीं है, आपातकाल नहीं है फिर भी तुम अध्यादेश जारी कर सकते हो, ऐसी शक्ति इसको दे दी। ठीक है, उसके बाद 1861 ईस्वी में ही बम्बई मद्रास रियासत को अपना शासन चलाने के लिए उन्हें शक्ति लौटाई, जो कि विकेंद्रीकरण की तरफ अंग्रेजों का पहला कदम था। देखो एक बात मैं बता दूं, मैं अब मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने तीसरा लेक्चर पढ़ाया था, तीसरे लेक्चर में मैंने बताया था 1833 ईस्वी का चार्टर, तो मैंने उसमें बताया था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और मैंने ये कहा था उस जगह कि ये ब्रिटिश सरकार का विकेंद्रीकरण की तरफ मजबूत कदम था। तो वहाँ पर विकेंद्रीकरण गलत हो गया है, विकेंद्रीकरण की जगह है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, केंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों को इकट्ठा करके एक जगह लगा देना, और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्तियों का बंटवारा कर देना, ये होता है। तो वहाँ गलती से केंद्रीकरण की जगह विकेंद्रीकरण बोल गया है, तो उस विकेंद्रीकरण को काटना, वहाँ है केंद्रीकरण। जैसे देखो प्रश्न ऐसे बनेगा कि ये बताओ अंग्रेजों का केंद्रीकरण की तरफ पहला कदम कब पड़ा था, पहला प्रयास कब हुआ था। केंद्रीकरण का मतलब होता है जो शक्तियाँ बटी हुई हैं अलग अलग, उनको इकट्ठा करके एक जगह ला देना, ये होता है केंद्रीकरण। तो ये जो ब्रिटिश सरकार का पहला ये कदम, ये जो पहला प्रयास था वो था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, ये था उनका केंद्रीकरण की तरफ पहला कदम। क्यों था, क्योंकि बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में, और बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी दोनों को उसके अधीन कर दिया। तो जब शक्तियाँ तीन जगह विभाजित थी, अब शक्तियाँ बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में आ गई, शक्तियाँ एक जगह आ गई, तो ये केंद्रीकरण हुआ, शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ। तो ये कहा जाता है कि अंग्रेजों का केंद्रीकरण की तरफ पहला प्रयास 1773 ईस्वी में किया गया। फिर आता है कि अंग्रेजों का केंद्रीकरण की तरफ सबसे मजबूत कदम कब किया गया, सबसे मजबूत कदम कब उठाया गया, तो वो है 1833 का चार्टर। क्यों, क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें क्या किया गया कि 3 प्रेसिडेंसी को अधीन किया था बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर, केवल 3 प्रेसिडेंसी। लेकिन 1833 में क्या था कि भाई 1833 तक तो अंग्रेजों का क्षेत्र और भी बढ़ गया था ना, तो जब उस क्षेत्र को भी अब 1833 में क्या गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। मतलब जो अब शक्तियाँ थोड़ी बहुत इधर उधर और थी, इन 3 प्रेसिडेंसी के अलावा शक्तियाँ थोड़ी बहुत इधर उधर और थी, उन शक्तियों को भी इकट्ठा करके एक के पास ला दिया, क्या, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, तो उसके अधीन इन सबको कर दिया। तो मतलब शक्तियाँ जो थोड़ी बहुत और इधर उधर बची हुई थी उनको भी इकट्ठा करके एक जगह लगा दिया, तो ये होता है केंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण की तरफ ये सबसे मजबूत कदम है। प्रश्न यहाँ से अब 2 तरीके से बन सकते हैं, बताइए कि ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकरण की तरफ पहला कदम कब हुआ, तो बता देना कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकरण की तरफ सबसे मजबूत कदम कौन सा उठाया गया, तो बता देना 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब 1861 में क्या किया, 1861 में बम्बई और मद्रास की रियासतों को उनकी शक्तियाँ वापस लौटा दी। उन्होंने कहा कि लो भाई तुम अपना प्रशासन करो, ठीक है, रहोगे तो तुम करो उनके अंडर, लेकिन तुमको और हम कुछ रियायत दे दें, तुम्हारी शक्तियाँ वापस कर रहे हैं। जब शक्तियाँ वापस कर दी, शक्तियाँ वापस लौटा दी, तो ये विकेंद्रीकरण हो गया। शक्तियाँ जब दोबारा लौटा दी तो ये हो गया विकेंद्रीकरण। तो ये है विकेंद्रीकरण की तरफ अंग्रेजों का पहला कदम। अब यहाँ से 3 प्रश्न बनेंगे, मैं एक और बार पढ़ देता हूँ। ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकरण की तरफ पहला प्रयास 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकरण की तरफ सबसे मजबूत कदम 1833 का चार्टर। ब्रिटिश सरकार का विकेंद्रीकरण की तरफ पहला कदम ये 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ये 3 प्रश्न बनेंगे केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण से। ठीक है, तो ये अब हमने इतना पढ़ा 1861 का भारत शासन अधिनियम। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे
1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो चलिए अब 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम समझ लेते हैं कि इसमें आखिरकार क्या हुआ है। तो देखो इसमें पहला पॉइंट, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य बढ़ाए गए। जो केंद्रीय विधान परिषद थी और जो प्रांतीय विधान परिषदें थीं उनमें गैर सरकारी सदस्य बढ़ाए गए। गैर सरकारी सदस्य का मतलब भारतीय, गैर सरकारी सदस्य, ये क्वेश्चन लिखा है भारतीय, मतलब भारतीय लोगों को प्रांतीय विधान परिषद और केंद्रीय विधान परिषद में नियुक्त करना, उनको अपॉइंट करना प्रारंभ किया गया, लेकिन उनको प्राइवेट तौर पर रखा गया, सरकारी तौर पर अंग्रेज ही थे। तो ये यहाँ से प्रश्न बनेगा कि बताइए कि पहली बार भारतीयों को प्राइवेट तौर पर केंद्रीय विधान परिषद और राज्यों की विधान परिषद में कब से प्रारंभ किया गया। तो बता देना 1892 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा ये उनको अधिकार मिला। अगला, भारतीय को बजट पर पहली बार बहस करने का अधिकार मिला। भारतीय इससे पहले बजट पर बहस नहीं कर सकते थे, लेकिन 1892 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का मतलब अधिकार दिया गया। अब देखो अंग्रेज ये चाहते हैं कि भारतीयों को अपने साथ प्रशासन में शामिल भी कर लिया जाए और उनको ज़्यादा मतलब शक्ति भी प्रदान न की जाए। इससे क्या होगा कि भारतीय जब हमारी परिषद में शामिल हो जाएंगे, जब बड़े बड़े लोग, जब राजा और बहुत बड़े बड़े जमींदार हमारी भारतीय जो परिषद है उसमें शामिल हो जाएंगे, तो इनके अधीन जितने भी लोग हैं या इनके अधीन जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं वो हमारे खिलाफ कभी भी विद्रोह नहीं कर सकते हैं। तो अंग्रेजों की ये रणनीति थी कि भारतीयों को शामिल करो लेकिन उन्हें ज़्यादा ताकतमंद दो। तो इसलिए उनकी रणनीति, उसी रणनीति के आधार पर भारतीयों को लगातार प्राइवेट तौर पर वो अपनी परिषदों में बढ़ाते जा रहे थे। तो ये जो भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, यहाँ पर भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। बस बहस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर भारतीय ने कोई बात कही है, कोई पॉइंट रखा है तो उस पॉइंट को जरूर ऐड किया जाए, इसमें कोई ज़रूरी नहीं था। अगर भारतीय चाहता है कि ये बजट में ये एक बिंदु है, इसको भी बहुत समाहित करना बहुत ज़रूरी है भारतीयों के लिए, तो ये अंग्रेजों पर डिपेंड करता था कि वो इस पॉइंट को रखें या ना रखें। तो मतलब केवल बहस कर सकते थे, बहुत बड़ी इनको शक्ति नहीं प्रदान की गई थी, ठीक है। लेकिन प्रश्न अगर ऐसे बनेगा कि बताइए कि भारतीयों को बजट पर बहस करने की जो अधिकार था सबसे पहले कब मिला, तो 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद केंद्रीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या, जो केंद्रीय विधान परिषद थी, भारत का जो वायसराय था उसकी परिषद को केंद्रीय विधान परिषद या भारत विधान परिषद कहते हैं। उसकी जो केंद्रीय विधान परिषद थी, उस केंद्रीय विधान परिषद में मिनिमम कम से कम 10 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम 16 सदस्य हो सकते हैं। ये 1892 ईस्वी के जो भारत शासन अधिनियम है इसमें अंदर ये प्रावधान था कि केंद्रीय विधान परिषद में मिनिमम सदस्य 10 होने चाहिए और मैक्सिमम 16 होने चाहिए। अगला पॉइंट, भारत परिषद ये क्या, ये जो भारत परिषद कहाँ पर थी, ब्रिटेन में जो भारत परिषद है उसकी बात हो रही है। भारत परिषद में पहली बार 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया। मतलब पहली बार जो ब्रिटेन की संसद में भारत परिषद था उसमें अभी तक तो सब अंग्रेज ही रहते थे, लेकिन उस भारत परिषद में पहली बार ऐसा हुआ जब 2 भारतीयों को उसमें जाके नियुक्त किया गया। भारत से उन 2 भारतीयों को भेजा और वो भारत परिषद में बैठेंगे। अब ये जनता को गुमराह करने के लिए ऐसा किया गया। अब जनता को लगा कि भाई भारत के लोग ब्रिटेन में जाके बैठेंगे, इसका मतलब ब्रिटेन से जो हमारे लिए का जो पर्चा बन के आता है या नियम का कोई अध्यादेश आता है तो वो ब्रिटेन से आता है। तो अभी तक तो भारतीय जनता को ऐसा लगता था कि वो सब अंग्रेज हैं, तो अपने हित में कोई काम करेंगे या कोई भी अध्यादेश या कोई भी नियम लेके आएंगे वो अपने हित में करेंगे। लेकिन अब भारतीय भी अगर भारत परिषद में होंगे तो कम से कम भारत के पक्ष में कोई पॉजिटिव फैक्ट भी उसमें जोड़ सकते हैं और वो भारत के हित में होगा, ऐसा भारतीय जनता को लगा। लेकिन उन्होंने क्या है कि इनको नियुक्त तो किया लेकिन बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं इनको दी गई थी, बस जनता को गुमराह करने के लिए पहली बार 2 भारतीयों को भारत परिषद में
नियुक्त किया वो दो भारतीय कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रासी। केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रासी। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि बताइए भारत के वह कौन से दो व्यक्ति हैं जिनको पहली बार भारत परिषद में नियुक्त किया गया था? तो वो यही है, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रासी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1892, इतना ही है। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी दिख रहा है, इस 1909 ईस्वी में दो व्यक्ति थे, दो मुस्लिम, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने क्या किया? एक मुस्लिमों का एक संगठन बनाया, उसको नाम दिया मुस्लिम लीग। तो प्रश्न ऐसा आएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। और किसने की? दो व्यक्तियों ने, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। इन दोनों ने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग का मतलब था मुस्लिमों का एक संगठन। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? जब 1906 ईस्वी में इन्होंने अपना मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली, तो अब ये तत्काल उस समय के जो भारत में वायसराय थे, वो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो उस समय वायसराय थे 1906 से लेकर 1909 के लगभग इसके आसपास। तब लॉर्ड मिंटो के पास गए ये लॉर्ड आगा खां और सलीमुल्लाह खां, और इन्होंने कहा था कि हमको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चाहिए। देखो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? मुस्लिमों की ये मांग थी कि मुस्लिमों का जो नेता होगा वो मुस्लिमों के द्वारा चुना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई मुस्लिम का कोई कैंडिडेट अगर खड़ा हो रहा है विधान परिषद जो थी उसमें शामिल होने के लिए, तो विधान परिषद में डायरेक्ट अब ऐसे ही शामिल नहीं हुआ जा रहा था, उसके लिए चुनाव प्रक्रिया रखी थी। उसके लिए चुनाव अचानक से पहले क्या था कि सीधा वायसराय नियुक्त कर लेता था, लेकिन अब नियुक्त नहीं करता। अब क्या होता था, उनका चुनाव होकर आएगा कि भाई जो व्यक्ति इनका चुनाव होगा, कुछ व्यक्ति हैं वो अपना नामांकन देंगे और उन व्यक्तियों में से चुनाव होगा। चुनाव होने के बाद उन्हें भारत परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। जो भारत की जो केंद्रीय परिषद थी, जो वायसराय की केंद्रीय विधान परिषद, उसका सदस्य बनाया जाएगा। कैसे? पहले चुनाव होकर आए। अंग्रेजों की इसके अंदर भी रणनीति थी, क्या थी कि जब चुनाव होकर आएगा तो भाई जनता जिसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देगी तो वो हमारे लिए फ़ायदा है। जनता जिसकी फेवर में ज़्यादा होगी उसको अगर हम यहाँ पर लेके आएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जनता ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अधीन आ जाएगी और वो उतनी सारी जनता हमारे खिलाफ कभी विद्रोह नहीं करेगी। तो अंग्रेज़ तो चाहते थे कि ज़्यादा ऐसा कोई व्यक्ति आए जिसके अधीन बहुत सारी जनता हो, जिसको बहुत सारे लोग, भारतीय लोग फॉलो करते हों, जिसकी बात को बहुत सारे भारतीय लोग मानते हों। ऐसा व्यक्ति कोई विधान परिषद में आएगा तो भारत की जनता है हमारे खिलाफ कभी विद्रोह नहीं करेगी। इसलिए वो चुनाव करवाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने डायरेक्ट इस तरह से नियुक्त नहीं किया, अब चुनाव करना प्रारंभ किया। तो लॉर्ड मिंटो के पास गए सलीमुल्लाह खां, आगा खां सन 1906 ईस्वी में। उन्होंने कहा था हमको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चाहिए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि मुस्लिम का अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है चुनाव लड़ने के लिए, जो विधान परिषद में जाना चाहता है, तो वो उसको जो वोट करेंगे वो केवल मुस्लिम ही करेंगे, मुस्लिम ही चुनकर भेजेंगे उसको। मुस्लिम का कैंडिडेट मुस्लिम ही चुनकर भेजेंगे, कोई दूसरा नहीं भेजेगा। इसको बोलते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मतलब अगर हिंदू का कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो उसको हिंदू ही चुनेगा, मुस्लिम का कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो उसको मुस्लिम ही चुनेगा, ईसाइयों का कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो उसको ईसाई ही चुनेगा। ये होता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। लेकिन केवल मुस्लिमों ने ये मांग की थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। तो मॉर्ले मिंटो ने ये कहा था कि देखो हम आपकी जो बात है इस पर हम बहस करेंगे और इस पर हम एक समिति गठित करते हैं। उस समिति ये चेक करेगी कि आप जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं वो ठीक है कि गलत है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप समिति गठित कर लो। तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां इतनी बात करके वापस आ गए थे। उसके बाद एक समिति गठित की थी मिंटो ने, उसका नाम था अरुंडेल समिति गठित की। और इस अरुंडेल समिति ने 1909 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी मिंटो को। अब मिंटो ने उसी रिपोर्ट के आधार पर, अंग्रेज तो वास्तविकता में चाहते थे कि मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि अगर मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देंगे तो कहीं न कहीं भारत की जो एकता है
एकता, अभी तक क्या था, हिंदू मुस्लिम सब एक थे, लेकिन अगर हम इनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे देंगे तो उनकी एकता पर सीधा चोट करेंगे हम। और उनका तो सीधा उद्देश्य ही था कि इनके बीच में फूट डालो और राज करो, ये उनकी नीति थी। तो इसलिए वो तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व उनको देने के लिए राजी हो गए। और 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी का मोर्ले मिंटो सुधार लेकर आए। 1909 ईस्वी का एक एक्ट लेकर आए जिसका नाम रखा मोर्ले मिंटो सुधार। तो मोर्ले कौन है? मोर्ले 1909 के भारत सचिव हैं, भारत सचिव। इसको भारत का राज्य सचिव भी कहते हैं, कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा भारत का राज्य सचिव, तो उसका मतलब भी भारत सचिव ही है, जो ब्रिटेन में बैठता है, ब्रिटेन की संसद में। तो मोर्ले उस समय थे ब्रिटेन की संसद में भारत सचिव, और वायसराय कौन थे भारत में? मिंटो, इसलिए मोर्ले मिंटो सुधार इसका नाम आया। इसका जो नाम रखा वो मोर्ले मिंटो सुधार, क्योंकि मोर्ले उस समय भारत सचिव थे ब्रिटेन में, और भारत में भारत का वायसराय था मिंटो। ठीक है, तो इसलिए अब इसमें यही आता है प्रश्न पहला कि अरुंडेल समिति की सिफारिश पर आधारित, कि जो 1909 ईस्वी का मोर्ले मिंटो सुधार है वो किस समिति के आधार पर, किस समिति की सिफारिश पर आया था? तो वो आया था अरुंडेल समिति की सिफारिश के आधार पर। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। जो केंद्रीय विधान परिषद थी, वायसराय, भारत का जो वायसराय था उसकी परिषद को केंद्रीय विधान परिषद कहते थे। तो उसकी जो केंद्रीय विधान परिषद थी, उसकी केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया। देखो अभी क्या, 1892 के भारत शासन अधिनियम में मैक्सिमम संख्या 16 करी थी, लेकिन अब 1909 ईस्वी के में 16 से बढ़ाकर 60 कर दी कि अब केंद्रीय विधान परिषद में 60 सदस्य होंगे। ये 60 सदस्य। मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, और मुस्लिम जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे वो उनको दिया गया, और इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ भारत में उस समय पर। अब देखो, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया मुस्लिमों को, तो यहाँ से ऐसे प्रश्न बन सकता है कि ये बताइए कि पहली बार भारत में मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किसने दिया? तो किसने दिया? या तो मोर्ले मिलेगा आपको, या मिंटो मिलेगा, इन दोनों में से एक मिलेगा, या ऐसे मिलेगा। तो 1909 ईस्वी का मोर्ले मिंटो सुधार में इनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे बोलते हैं? भारत का वायसराय कौन था? मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो को ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है, जन्मदाता उसको ही कहा जाता है। पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव करवाए गए। ये जो अप्रत्यक्ष चुनाव की बात है, ये अप्रत्यक्ष चुनाव वही थे कि भाई अब संख्या कितनी कर दी विधान परिषद में? विधान परिषद में अब 16 सदस्य नहीं होंगे, अब 60 होंगे। अब बाकी की जो सदस्य हैं वो चुनाव होगा उनका, वो चुनकर आएंगे। ठीक है, अब वो चुनाव इसीलिए पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव करवाए, अप्रत्यक्ष चुनाव करवाए थे पहली बार। तो यहाँ से कुछ प्रश्न बन सकते हैं, कैसे बनेंगे? ये बताओ कि किस एक्ट के तहत सबसे पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव करवाए गए? तो 1909 ईस्वी के मोर्ले मिंटो सुधार के तहत। अगला प्रश्न कैसे बनेगा कि 1909 ईस्वी का मोर्ले मिंटो सुधार किस समिति की सिफारिश पर आधारित था? तो ये था अरुंडेल समिति की सिफारिश पर आधारित था। मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सबसे पहले किस एक्ट के तहत दिया गया? तो 1909 ईस्वी के मोर्ले मिंटो सुधार के तहत दिया गया। 1909 ईस्वी के मोर्ले मिंटो सुधार के तहत जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसके सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। ठीक है, प्रश्न ऐसे बन सकता है कि ये बताइए कि 1892 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम आया था उसके तहत केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की मिनिमम संख्या कितनी थी? तो मिनिमम 10, और मैक्सिमम संख्या कितनी थी? मैक्सिमम 16। ठीक है, ये बन सकता है प्रश्न। और प्रश्न ऐसे बन सकता है कि ये बताओ कि पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने के जो अधिकार था वो कब मिला? तो वो मिला था 1892 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। ये था आज का, हमने आज 3 पढ़े, 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, और 1909 ईस्वी का मोर्ले मिंटो सुधार। तो यहाँ से तीनों से जितने प्रश्न बन सकते थे वो मैंने साथ का साथ डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा, और इस तरह से जो हम आगे भी और ऐसे लेक्चर चलाते रहेंगे। तो आप इसी तरह से लगातार पढ़ते रहिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।